सैंपल का है, तो सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस, तो एस इजिकल टू हमें 1.5 दिया हुआ है। इसके पीछे आप लिख देंगे सैंपल साइज, सैंपल मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने क्वेश्चन पहचान लिया, हमने डेटा पिक कर लिया। अब डेटा की बेस पर फार्मूले का रेफरेंस देना। क्या कोई इस डेटा को देख के बता सकता है कि मीन का जेड फार्मूला लगाया जाए या टी फार्मूला लगाया जाए? टी फार्मूला। टी फार्मूला लगाया जाएगा, क्योंकि एनबी 30 से कम है और सिग्मा भी नहीं दिया हुआ। तो मेरे ख्याल से अब तो आप कर लेंगे। ये फार्मूला है आपके पास, मैं ऐसे ही थोड़ा सा आपको वो हिंट दे रहा हूँ। और इस तरह का फार्मूला है एस अपॉन रूट एन। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? जी सर। तो ये क्वेश्चन अब हो जाएगा इंशाल्लाह। जी सर हो जाएगा। जी सर हो जाएगा। चलें जी, अगले पेज पे चलते हैं। ये एक और पेपर है हमारे पास, ये भी बीबीए 4 का पेपर है और जून 2016 का पेपर है। इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही है मेरे ख्याल से, नहीं 1 का। ये क्या बी पार्ट पूछा गया है? जी सर। अच्छा, 1 का बी पार्ट पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन का पहचानना होता है। कंस्ट्रक्ट अ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन। तो ये प्रोपोर्शन का इंटरवल ना हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है मीन के लिए और डिफरेंस ऑफ मीन के लिए। तो हमने मीन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना सीखा है, जिसमें ZOT फार्मूला है, और हमने डिफरेंस ऑफ मीन के लिए सीखा है, उसमें भी ZOT फार्मूला है। तो प्रोपोर्शन का जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। तो क्या ये हमारे सिलेबस में है? मेरे ख्याल से तो नहीं है हमारे सिलेबस में, और हमने ये आर्टिकल पढ़ा भी नहीं है। नहीं सर, प्रोपोर्शन हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये पुराने सिलेबस का पेपर है। पेपर तो है, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में अब ये नहीं है, तो लिहाजा हम ये क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही हमने पहचान लिया कि प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, ये सर नीचे कहीं वाला बैड लक लग गया तो, सर कहीं एक, बैड लक लग गया हमारे साथ तो। सर केयू में वो सवाल भी आते हैं जो हमारे सिलेबस के नहीं होते हैं, तो आप बस इसका फॉर्मूला बता दें, कर हम खुद लेंगे। मतलब चलो फॉर्मूला और डिस्कस, पैटर्न बता दें। होल्ड ऑन, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर मुझे बुक खोलनी पड़ेगी, बुक से आपको दिखानी पड़ेगी चीजें, सही है? तो अभी इसको जरा होल्ड करें थोड़ा सा, सही है? देखते हैं इसको। अगर आप कह रहे हैं कि प्रोपोर्शन भी करवा दें तो फिर देख लेते हैं। ये एक और क्वेश्चन पूछा गया है। ये पेपर है हमारे पास, कौन सा पेपर है? नहीं, ये पेपर जो है ना, असल में ये किसी और पेज का पेज लगा हुआ है। ये पेपर जो है इसका बकिया हिस्सा नहीं है। बहरहाल ये BS3 का पेपर है ये, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई नहीं है। बहरहाल आपको स्क्रीन पे शेयर तो हो रहा है। तो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली ऑफ द 50 फैमिलीज। नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 50 है। इन अ ग्रुप इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 2 है तो m और n की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। तो हमें ये पता है कि सबसे पहला काम क्वेश्चन का कॉपी करना, अगला काम फार्मूले का रेफरेंस देना, फार्मूले की बेस पर टेबल का जनरेट करना। क्या कोई क्वेश्चन को देख के बता सकता है कि किस टाइप का डेटा है? हमने 3 टाइप्स के डेटा पढ़े थे। पहली टाइप का डेटा रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, और इसी तरह सेकंड टाइप का डेटा था सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड टाइप का डेटा था ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कोई बता सकता है कि किस टाइप का डेटा है ये? रॉ डेटा, आई थिंक सो। सर ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा है सर। सर सिंपल फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी है। शाबाश शाबाश, सिंपल फ्रीक्वेंसी। ये जो बच्ची ने जवाब दिया सिंपल फ्रीक्वेंसी, ये बहुत सही जवाब दिया। ये सेकंड टाइप का डेटा है, और ये एक्स है। पहले को एक्स कहते हैं, दूसरे वाले को एफ कहते हैं। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन का कॉपी करना। तो लिहाजा हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया। ये हम क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। हमें एक्स और एफ दिया हुआ है। हमेशा पहला कॉलम आमतौर से एक्स होता है और नीचे वाला एफ होता है। तो हमने क्वेश्चन कॉपी किया, क्वेश्चन कॉपी कर लिया 0 1 2 3 4 5, और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 4 M N 8 4 2। ये हमने सबसे पहला काम क्वेश्चन का कॉपी करना। अगला काम फार्मूले का रेफरेंस देना। तो उसने हमसे मीन का जिक्र किया है कि मीन जो है वो 2 के बराबर है। ये उसने हमें दिया हुआ है कि मीन 2 के बराबर है। अच्छा, तो हम ये लिख देते हैं कि गिवन दैट x बार इज इक्वल टू 2। तो कोई बता सकता है कि x बार का फार्मूला इसमें क्या होगा? मीन के तो 2 फार्मूले हैं, एक होता है समेशन x अपॉन n और एक होता है समेशन fx अपॉन समेशन f। तो कौन सा यूज किया जाए? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। शाबाश, शाबाश। तो हम यूज करेंगे यूजिंग x बार। x बार हमारे पास क्या है? अपॉन समेशन f। ये हम फार्मूला यूज करेंगे।
और चूंकि मीन उसने 2 दिया हुआ है तो लिहाजा हम यहाँ 2 लिख सकते हैं, 2, क्योंकि x बार 2 के बराबर है तो 2 लिख सकते हैं। अब हमें समेशन fx भी चाहिए और समेशन f भी चाहिए, दो चीजें चाहिए। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली ऑफ 50 फैमिलीज, 50 फैमिलीज का डेटा है, तो ये नंबर ऑफ फैमिलीज है। हमें यहाँ पे समेशन f जो है मालूम तो नहीं है, लेकिन उसने बता दिया कि ये 50 है। इसका सम जो है ना, आप पहले इसका कॉलम निकाल लीजिए, इसका कॉलम निकाल लेते हैं, fx का कॉलम बना लेते हैं। हमने एक कॉलम बनाया fx का, तो जरा fx का कॉलम बताइए क्या क्या आ रहा है जल्दी से। मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 0, और m 1 जा m, और ये होगा 2n, और 8 3 जा 24, और 4 4 जा 16, और 5 2 जा 10। तो कोई बता सकता है कि समेशन fx कितना हो गया? m और n तो ऐड नहीं हो सकते, तो लिहाजा नंबरों को ऐड कर लेते हैं, 50 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 50 प्लस m प्लस n, ये दिया हुआ है, ऐसे ही। जी सर। सर 50 हो गया। ये बेटा म्यूट कर लो, बेटा म्यूट कर लीजिए, आयशा, हमना, सुमामा, म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि मेरी आवाज। सुमामा, सुमामा हुसैन, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सुमामा जी, तो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अच्छा, समेशन एफ है कितना? समेशन एफ है कितना? अगर समेशन एफ को देखें तो m प्लस n तो ऐड नहीं होंगे, तो 4 और 8 12, और 12 और 16 और 18, तो समेशन एफ हमारे पास हो जाएगा 18 प्लस m प्लस n, ये हो जाएगा 18 प्लस m प्लस n। अच्छा, f जो है ना, असल में ये नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, उसने हमें बता दिया है कि नंबर ऑफ फैमिलीज 50 हैं, यानी कि टोटल कितनी है, 50 फैमिलीज हैं। तो समेशन एफ है तो इतना, लेकिन उसने हमें बता दिया कि ये इक्वल टू 50 है, तो दो इक्वेशन बनेगी। तो वो कैसे बनेगी, पहले हम ये बनाते हैं कि समेशन एफ एक्स हमारे पास कितना है, समेशन एफ एक्स, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये लीजिए। तो एक्स बार हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स है 50 प्लस m प्लस n अपॉन समेशन एफ कितना है, समेशन एफ है 18 प्लस m प्लस n। तो ये नीचे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर, तो जब ये सर, 2 ये से 2n 2 से होगा ना? सर 2n नहीं सर? लेंगे, सॉरी सर 2n m नहीं प्लस, लेंगे हाँ समेशन 2n, हाँ fx में। 2n, सॉरी ये 2n होगा, सॉरी, तो ये 2n है, ये 2n है, तो यहाँ पे भी 2n होना चाहिए। तो होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, और नीचे सही है। जी सर। अच्छा, आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 प्लस m प्लस n इज इक्वल टू, ये रहेगा ऐसे ही 50 प्लस m प्लस 2n, ये होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2 18 2 जा 36 प्लस 2m प्लस 2n इज इक्वल टू 50 प्लस m और प्लस 2n, ऐसे ही होगा। तो ये 2n होना चाहिए, सॉरी ये 2n है। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? कैन यू, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्लियर सर नहीं आ आ रही रही है है? लेकिन क्लियर चलो नहीं है। देखते हैं, क्लियर नहीं है। ये असल में मैं किसी और रूम में बैठा हुआ हूँ, तो इस वजह से नेट जो है स्टेबल नहीं है यहाँ पे। क्या किया जाए, अब आवाज आ रही है सही? जी सर अब आ रही है। अब सही आ रही है। अच्छा, ये 2n से कैंसिल हो जाएगा, ये बात समझ आ रही है सबको? ये 2n जी और सर। 2n सही जी है, सर, कैंसिल जी हो सर। गया। अच्छा, तो 50 तो यहाँ पे 36 वहां जाके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस m वहां जाके माइनस m हो जाएगा। तो 2m में से एक m निकाल दें तो m बचेगा,
जी सर, 14 माइनस m हो जाएगा। 32 और 36 हो जाएगा तो 14 सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये प्लस m आ जाके माइनस m हो जाएगा और 50 तो यहाँ जी सर आ कैन यू रही है। हेयर मी? आप जी सही आ सर रही आ है? रही है। जी सर। सही है। अच्छा, ये m की वैल्यू आ गई, सबको समझ में आ गया? जी सर इतना आ गया। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया? 14। 14। m इज इक्वल टू 14। अब हमें n की वैल्यू भी निकालनी है। अच्छा, हमें ये बात पता है, उसने कहा है कि नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 50। तो नंबर 50। ऑफ फैमिलीज f है, तो यानी कि समेशन f जो है वो 50 के बराबर है। समेशन f 50 के बराबर है, ये उसने हमें दिया हुआ है। तो हम मजीद लिखते हैं, गिवन दैट, अगर ये मीटिंग एंड हो जाए ना तो दोबारा से फौरन से कनेक्ट कर लीजिएगा, बताना ना पड़े। तो गिवन दैट समेशन f इज इक्वल टू 50, क्योंकि नंबर ऑफ फैमिली 50 है। लेकिन हमारा समेशन f आ कितना रहा है? हमारा समेशन f आ रहा है 18 प्लस m प्लस n। तो अगर हम इसकी जगह पे समेशन f की वैल्यू रख दें 18 प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 50। लेकिन क्योंकि हम m निकाल चुके हैं कि m 14 है, तो लिहाजा इसमें पुट कर दीजिए, पुट m इज इक्वल टू 14। सो देयरफॉर 1 बिकम्स, इसको 1 का नाम दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 18 प्लस m कितना है? 14, और प्लस n इज इक्वल टू 50। तो 18 और 14 हो गया 32, 32 वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो कोई बता सकता है कि n की वैल्यू क्या होगी? 18। 18। तो ये m और n की वैल्यू उसने पूछी थी, ये हमने कंप्यूट कर ली। अगर हम वापस पुट करें m और n की वैल्यू, तो क्या 50 आता है कि नहीं आता? m 14 है और n 18 है, तो m 14 है और n 18 है। अगर m की जगह पे 14 और n की जगह पे 18 रखा जाए, तो क्या ये सम ऑफ द फैमिलीज 50 आता है? 50 आ रहा है सर। 6 और 8 14 आ रहा है 50। जी सर। जी सर आ रहा सो है। इट मीन्स दैट आवर आंसर इज करेक्ट। सही है जी, हमारा आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं, और जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इन अ कॉलेज ग्रेजुएटिंग क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। असल में इसको सॉल्व करने का मेथड है एक वेन डायग्राम। एक वेन डायग्राम का मेथड होता है, उसके जरिए से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब वो कैसे सॉल्व करते हैं उसको आपको बताते हैं। वेन डायग्राम ऐसे बनाई जाती है कि एक रेक्टेंगल बनाया जाता है, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल जो है ये सैंपल स्पेस होता है, ये असल में है सैंपल स्पेस। इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस, जो कि आपने बनाना नहीं सीखी थी। सेट इज सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। सही है। अब इसमें मैथ लेने वाले स्टूडेंट भी हैं और इसमें हिस्ट्री लेने वाले स्टूडेंट्स भी हैं। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। ये एम फॉर मैथ है और ये एच फॉर हिस्ट्री है। हमने लेट कर लिया। लेट, मेरी आवाज आ रही है सबको? सीआर साहब आप रिप्लाई करते जी रहे। सर आ रही है। जी हाँ, सर बस आ रही है। सीआर सीआर रिप्लाई करता रहे मुझे। तो लेट कर लेते। एम, एम को हमने क्या लेट किया है? एम को हमने लेट किया है स्टूडेंट स्टडीज मैथमेटिक्स। स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, इसको एम का नाम दे दी। और एच नाम दे रहे हैं स्टूडेंट स्टडीड हिस्ट्री। हिस्ट्री को एच कह रहे हैं।
अच्छा, अब टोटल स्टूडेंट तो 100 है, 54 मैथ लिया है, 69 ने हिस्ट्री लिया है, और 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बोथ लिया है, यानी दोनों चीजें। तो कोई बता सकता है इसको कैसे फिल किया जाएगा? अगर आप गौर करें, ये सिर्फ मैथ वाले, ये सिर्फ हिस्ट्री वाले, ये जो दरमियान का रीजन है ना, ये वाला, ये जो दरमियान का रीजन है, इसे हम कहते हैं एम इंटरसेक्शन एच। यानी कि ये मैथ वाले भी हैं और हिस्ट्री वाले भी दरमियान में, क्योंकि दोनों का कंबाइंड रीजन आ रहा है, इंटरसेक्शन रीजन आ रहा है। इसको हम कहते हैं एम इंटरसेक्शन एच। ये वो तालिब इल्म है जिन्होंने मैथ भी लिया और स्टैट्स दोनों। तो ये वो वाले हैं, 35 हैं, 35 स्टडी बोथ मैथ एंड स्टैट्स। तो 35 तो यहाँ आ जाएंगे। इसको बनाने का तरीका ये होता है, 35 तो यहाँ आ जाएंगे। सही है। अच्छा, मैथ कितने लोगों ने लिया है? 54 ने। तो 54 ने मैथ लिया है, तो अगर 54 में से आप 35 माइनस करें तो क्या आता है? 29 आता है, 19। 19 आता है, सॉरी, 19 आता है। 35 में से अगर 54 में से 35 माइनस करें तो 19 आता है। जी देखिए, सर। अगर आप इसको काउंट करें ना, देखिए 19 प्लस 34, तो ये मैथ वाले 54 आ जाएंगे। सही है ना, हमने कंपनसेट कर दिया। और इंटरसेक्शन में 35 है। अच्छा, अब हिस्ट्री तो 69 ने लिया हुआ है, तो हिस्ट्री वाले इधर तो आ चुके हैं ना, तो लिहाजा इधर कितने बचेंगे? यानी टोटल 69 हिस्ट्री वाले हैं, उसमें से 35 कंबाइन वाले, जो उन्होंने भी तो हिस्ट्री लिया हुआ है ना। तो अगर 69 में से 35 माइनस करें तो क्या आएगा? 34। 34। 34। ऐसे ही होगा। अब जरा इन तीनों को ऐड करें, क्या आ रहा है? 100 हो रहा है। नहीं सर, नहीं सर, 88 हो रहा है। 88 हो रहा है। 88 हो रहा है, सही है। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग मैथमेटिक्स कितने हैं मैथमेटिक्स वाले? 54। 54। डेटा बना रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री वाले कितने? 69। 69। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग मैथ्स एंड हिस्ट्री बोथ, ये कितने? 35। 35। और नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने? एन ऑफ एस 100। 100। अब पहला सवाल देखिए, ये डेटा हम बना चुके हैं। अब पहला सवाल देखिए, कह रहा है द स्टूडेंट टेक्स मैथ्स और हिस्ट्री। और वाला सवाल है। और जब भी आता है तो हम यूनियन को यूज करते हैं। जब भी प्रोबेबिलिटी में और आता है तो हम यूनियन को यूज करते हैं। यानी कि आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, यानी कि पी प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करें? मैथ्स और हिस्ट्री। मैथ्स को हमने एम कहा है, और का मतलब यूनियन, और हिस्ट्री ये मालूम करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये मालूम करना है। तो लिहाजा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स और हिस्ट्री। हमें ये बात पता है कि यूनियन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, अगर मैं अलग से लिखूं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये मैंने करवाया आप लोग को? नहीं सर। नहीं सर, ये नहीं करवाया। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला ये होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब यहाँ पर ए की जगह पर एम आ रहा है, बी की जगह पर एच आ रहा है। तो लिहाजा अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह एम आ गया, ए और बी था ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसकी जगह पे एच आ गया। और थोड़ा सा इधर स्क्रॉल डाउन कर दूं तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एच। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमें पता है कि पी ऑफ ए का फार्मूला तो ये सबको ही पता है कि पी ऑफ ए जो बराबर होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। अगर ये बी हो जाएगा तो एन ऑफ बी हो जाएगा, अगर पी ऑफ सी होगा तो एन ऑफ सी होगा। तो अगर आप पी ऑफ एम मालूम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एम होगा नंबर ऑफ एम अपॉन नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ एच हिस्ट्री लेने वाले अपॉन एन ऑफ एस टोटल माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एच अपॉन एन ऑफ एस। इज इट क्लियर नाउ?
Are you getting all of you? जी सर। Now what about n of m? नंबर ऑफ मैथ्स वाले कितने हैं? 54 है। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। अच्छा, n of m कितने हैं? 54। और n of s कितना है? 100 है, वो तो टोटल स्टूडेंट है। प्लस हिस्ट्री वाले कितने हैं? 69 अपॉन 100। माइनस इंटरसेक्शन कितना है? 35 अपॉन 100। अब कोई बंदा जरा मजबूत आदमी कैलकुलेटर चलाए। 0.54 प्लस 0.69 माइनस 0.35। जी 0.88। जी, बाकी एक और बंदा भी देखे। यस सर, यही आ रहा है। 0.88। जी सर, यही आ रहा है। अच्छा जी, तो 0.88। दिस कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट। व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट? क्या कह रहा है? द स्टूडेंट डज नॉट टेक ईदर ऑफ द कोर्स। ना उसने मैथ लिया है ना उसने स्टैट्स लिया है, तो ये कैसे होगा सॉल्व? ये असल में आपसे पूछ रहा है m का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन h का कॉम्प्लीमेंट, ये पूछ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है सबके? सब समझ रहे हैं मेरी बात को? सर ये तो आप बता रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, हमें खुद से कैसे आइडिया जनरेट होगा? हाँ अच्छा, इसका मतलब है कि ये चीजें आपने नहीं पढ़ी हुई ना। तो ये असल में बहुत पुराना पेपर है और आजकल इस तरह की चीजें आती नहीं है। बहरहाल तो पहले आया करती थी, अब तो नहीं आती। तो इसलिए आप इससे परेशान मत हो प्लीज, परेशान ना हो। या आपने पूछा है तो मैंने करवा दिया, वरना आमतौर से इस तरह के असल क्वेश्चन में नहीं आते। दरअसल में हमारे साथ पिछले सेमेस्टर में ये हुआ है कि जो हम लोग को नहीं पढ़ाया था ना, मतलब जो अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, वही सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे, तो हम पास पेपर के आसरे पर हम वो सब चीजें कर कर गए थे, तो हमारा पेपर निकल गया। अदरवाइज हमारा पेपर अटक जाता कहीं ना कहीं चीज में ना, तो हमें इसलिए ज्यादा हम्म, टेंशन होती है। नहीं इंशाल्लाह खैर होगी। सो शुड वी स्टार्ट द क्लास और वेट फॉर द स्टूडेंट्स? ये सुमामा को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सुमामा म्यूट कर लो अपने आप को। जी, शुड वी स्टार्ट द क्लास? जी सर। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट कर चुके, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, नीदर ऑफ द कोर्स। हिस्ट्री, नीदर दिस। और बाय द डी मॉर्गन्स लॉ आप इसको लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन एच का होल कॉम्प्लीमेंट, और होल कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस। ये कोई आया है क्या? हाँ बनाया था क्या चीज तो। हाँ तो वो कल जब 11 बजे की पार्टी में तो कह रहे थे वो चीजें बता दी थी, तो मैं वो बना के ले जाऊँ। 1 माइनस जी, ये यूनियन कितना निकला है पहले आपका? 0.88। माइनस कर दीजिए, जवाब आ जाएगा। क्या आएगा? हाँ मैं भी इनको यही कहती हूँ, मैं बाइक की पहनना 0.12। 0.12। तो हैव यू गॉट सम आइडिया? मैं भी उनसे यही कहती हूँ, मैल हो जाएगा। थर्ड पार्ट पढ़े। सर ये इस तरह नहीं कर सकते, अभी जब आप स्टार्ट में हमें टोटल करवा रहे थे तो वो टोटल 100 नहीं था, वो 88 था। हाँ सही है, तो तो 88 था तो 12 यहाँ पर है। जिन्होंने कुछ भी नहीं हम लिया ना, ना मैथ लिया ना स्टैट्स लिया, वो ये है।
जाहिर सी बात है, डब्बे के अंदर रेक्टेंगुलर में तो 100 है ना, तो इसमें तो सारे ऑक्युपाई कर गए, तो 12 ये हैं। और वही आप देख भी रहे हैं कि वो चीजें नीदर नीदर मैथ्स और हिस्ट्री, तो वो आना चाहिए। लेकिन हम करते इस तरह है, आप इस तरह वेन डायग्राम से शो करके इस तरह भी कर सकते हैं कि 12/100 कर दे तो 0.12 आ जाएगा डायरेक्टली, कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है सर। इन द सेम वे द थर्ड पार्ट, द स्टूडेंट टेक्स हिस्ट्री ओनली, सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ हिस्ट्री वाले ये हैं, ये रहे, ये जो है ना, ये 69। ये नहीं 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 नहीं, वो हिस्ट्री वाले जो और भी चीजें ली हुई हैं, सिर्फ हिस्ट्री, ये मतलब ये वाला, ये पोर्शन 34। अगर मैं, 34/100 करके। हाँ बस ये थर्ड पार्ट है। बस फिर आगे चलते हैं, ये इससे परेशान ना हो आप, शायद परेशान हो रहे हैं इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से। तो वी हैव टू फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली हिस्ट्री, मींस हिस्ट्री मींस हिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, इसको हम ये कहते हैं। तो विच इज इक्वल टू 34/100, दैट इज इक्वल टू 0.34। असल में ये पूरी जो है ना, ये वेन डायग्राम की थ्योरी होती है, तो एक क्वेश्चन से मैं पूरा नहीं बता सकता आपको, और आप भी परेशान हो रहे होंगे। बहरहाल एक आइडिया हमारे सामने आ गया। आगे चलते हैं जी। एक और BS4 का पेपर है और बहुत पुराना पेपर है। इसमें क्या कह रहा है, द वेटिंग टाइम एक्स एट अ सर्टेन बैंक इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है हमने। सर जो अभी आपने क्वेश्चन करवाया है उसी के ऊपर भी एक प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है, वो भी जरा देख लें। अच्छा होल्ड ऑन जी। ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बेटा हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हाइपर ज्योमेट्रिक हमने पढ़ी है, नहीं सर। नहीं पढ़ा। तो नहीं पढ़ा तो जरूरत नहीं है पढ़ने की अब उसको। और सर फिर सर इसी का लेकिन इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी रिक्वायरमेंट नंबर D, वो आपने कहा था मैं बाद में करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 की रिक्वायरमेंट नंबर D क्या है? प्रोडक्ट मीन कोफिशिएंट है। फाइंडिंग प्रोडक्ट मोमेंट को, अरे भाई तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही मालूम करना है। वो प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कह रहा है, मालूम तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही करना है। नहीं इसको नहीं सर, काल, वो लेंथ वाला रिक्वायरमेंट D, फोर सर रिक्वायरमेंट लेंथ डी। ऑफ द स्प्रिंग। अच्छा, एस्टिमेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, जी सर। ओरिजिनल लेंथ। चलो इसको देख लेते हैं, ये इसको देख लेते हैं, चलो मैं इसको व्हाट्सएप कर दूंगा। सही है, हाँ ये क्वेश्चन तो जी जरूर करें क्योंकि ये तो रिलेटेड है बिल्कुल, इसको जरूर करें। सर, अभी तक आपने अच्छा 2 क्वेश्चन रोके हैं, एक पहला वो पहले जो ऊपर गया ये, और अभी ये 2 सवाल। कौन से दो रोके? अभी एक पहले जो सबसे पहले ऊपर गया था वो, और अभी ये एक लेंथ वाला। सबसे ऊपर कौन सा गया था? इवेंट रो वाला सॉरी, सर। इवेंट प्रोबेबिलिटी इवेंट जो आपने कहा क्या व्हाट्सएप कर देंगे। कौन सा प्रोबेबिलिटी की इवेंट? सर ऊपर इसी के ऊपर आपने स्क्रॉल किया था ना अभी जो हमने करा A और B समथिंग का, उस पे आपने कहा ना किसी हाइपर ज्योमेट्रिक समथिंग कुछ बताया। तो हाइपर प्रोपोर्शन ज्योमेट्रिक वाला डिस्ट्रीब्यूशन, वो सिलेबस प्रोपोर्शन में है वाला। आप? प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन वाला, वाला। अच्छा प्रोपोर्शन वाला, हाँ प्रोपोर्शन का देख लेते हैं सिलेबस में है कि नहीं। सही है, ये फिर हम इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे ना, फिर अगर छोटे छोटे क्वेश्चन है तो मैं इसको ग्रुप पे अपलोड करता रहूंगा, और ऑडियो भी उसकी वॉइस भी साथ भेजता रहूंगा। सही ना, ताकि कुछ छोटी छोटी चीजें साथ साथ होती रहेगी, फिर ये कि लंबा टाइम नहीं लगेगा। 1 मिनट अजान का जवाब दे दें, आवाज आ यस रही है? सर। अच्छा अब प्रोबेबिलिटी जी सर। में, अच्छा प्रोबेबिलिटी में हम ये देखेंगे, मैं कोर्स आउटलाइन देखता हूँ, अगर चीजें पुरानी आ रही हैं तो फिर मैं ऐसा करूंगा ऑनलाइन सेशन ना 2-3 ले लूंगा ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाए। सही है, मैं देखूंगा अगर वो बड़े अहम है तो। अभी चूंकि पेपर में टाइम है, आपके डेट तो नहीं आई ना अभी पेपर की आपकी? नहीं नो सर, सर। अब तक नहीं तो आई है। हाँ, तो बस सही है, मैं ऑनलाइन क्लास लेके ना प्रोबेबिलिटी के 2-3 लेक्चरों में इंशाल्लाह। मैंने प्रोबेबिलिटी कितनी पढ़ाई है आपको? कॉइन का केस पढ़ाया, डाई का केस, कॉइन का केस? जी सर, सर आपने डाई का कॉइन डाई कॉइन का वो कार्ड। वन, हाँ वो करवाया कार्ड का है, और केस, बाइनोमियल करवाया है। और हाँ म्यूचुअल जी एक्सक्लूसिव सर। नॉट एक्सक्लूसिव नहीं करवाया? नहीं नहीं करवाया। सर। और अच्छा सर मैंने चलो, पास पेपर में क्वेश्चन देखा था, वो जो है ना रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का भी आया हुआ था कार्ड ड्रॉन करने के लिए, तो वो भी एक बार क्लियर कर दीजिएगा बस। और सर मीन अच्छा में भी वो ज्योमेट्रिक मीन बाकी है, और एक और शायद ज्योमेट्रिक और तो हार्मोनिक मीन। तो ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक और और हार्मोनिक। हार्मोनिक मीन आ रहा है क्या पेपर में? सर एक बार रिपीट हुआ सर है क्वेश्चन, जो है ना पास में देख लो। अच्छा
अच्छा, अब ये पेपर देखते हैं। ये BS4 का पेपर है और जून 15 2011 का पेपर है। द वेटिंग टाइम एक्स सर्टेन बैंक इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी है? नहीं सर, मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी कि हमने ऐसा कुछ सर पढ़ा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की है शायद हमने, और अगर किसी नॉर्मल और नाम से की हो तो याद नहीं। नहीं बेटा, नॉर्मल तो नॉर्मल ही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। हमने सिर्फ तो बायनॉमियल की है। तो मैं मोल ले आऊंगी। अच्छा, हमने सिर्फ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है। हमें एक दफा कोर्स आउटलाइन को देखना पड़ेगा आपकी। सर लेकिन आपने इस अ, तरह का क्वेश्चन करवाया था जिसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ हो, तो किस तरह से सॉल्व होगा? होल्ड ऑन, ये होल्ड ऐसे ऑन, ना उसके घर लेट मी वालों चेक द के कोर्स लिए आउटलाइन। ये लोग तो अपना वो आइसक्रीम वगैरह मंगवाते हैं, तो उसके घर में मैं कोर्स आउटलाइन देख रहा हूँ, एक मिनट जरा, प्लीज होल्ड कीजिए। अ, तो हम 2 किलो का बना लेते हैं। हाँ तो अ, हम्म अ, नहीं नहीं, चीजें बता दो ना, मैं सुबह लेती भी आ जाऊंगी ना ताकि चीजें। और बना तो तुम देना, चीजें मुझे बता दो। अ, हम्म, 4 4 रोल, हाफ रोल। अच्छा, हम्म हमने कोरिलेशन पढ़ लिया, रिग्रेशन पढ़ लिया और इंटरप्रिटेशन पढ़ लिया हमने इसकी। हम्म और टेस्टिंग में मीन पढ़ लिया, डिफरेंस ऑफ मीन पढ़ लिया, वेरिएंस पढ़ लिया, टू वेरिएंस पढ़ लिया, इंडिपेंडेंस पढ़ लिया। सही है। अच्छा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या क्या आ रहा है? क्रीम तो मेरे पास रखी हुई थी, और बस अ, का पैक रखा हुआ। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है? स्ट्रॉबेरी कितनी चाहिए? जैसे ये लाके अब ये एक और। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने पढ़ा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन वेरिएंस। स्ट्रॉबेरी चाहिए, फिर क्रीम का पैकेट मैथमेटिकल चाहिए, और एक्सपेक्टेशंस नाम है इसका। कैंडी बिस्किट जी 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 जी, ये चाहिए। पढ़ा पढ़ा है है इसका उधर। जी, पढ़ा है। हम्म, डिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट आ रहा है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बाइनोमियल तो आ रहा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सही है। बर्नौली ट्रायल आ रहा है, तो बाइनोमियल हमने पढ़ लिया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़नी चाहिए क्योंकि इसने दिया हुआ है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो है लेकिन हाइपर ज्योमेट्रिक तो नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि वो पुराने सिलेबस में था लेकिन अब नहीं है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने नहीं पढ़ा। आर यू श्योर 100%? जी सर, नहीं हाँ, पढ़ा। डब्बे वाले का नहीं बनेगा। हाँ, अच्छा, नहीं सर, ऐसे ही बस एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है जो हमने नहीं पढ़ी, बाकी तो सिलेबस तो मुझे नजर आ रहा है कि सिलेबस तो हमने पढ़ लिया। बहरहाल, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमने नहीं पढ़ा तो ये हमें पढ़ना चाहिए। तो इसका इसके एक रिकॉर्डेड लेक्चर में इसका बनाऊंगा और अपलोड करूंगा इसका इंशाल्लाह। ये तो करने की जरूरत नहीं है, ये तो नहीं है सिलेबस में, आपका सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये होना चाहिए, ये मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह। फिर आगे चलें। चॉकलेट नहीं थी, इनको बहुत ज्यादा टाइप चॉकलेट 1 टाइप 2 एरर पसंद है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दोनों की डेफिनेशन प्रोवाइड करती जाएंगी आपको। सही है, ये आपने बात सही की। ये डेफिनेशन आती नहीं है बहरहाल, लेकिन हम देख लेंगे इसको। ये तो है बिल्कुल, चेन इन आपके आर्टिकल है। हाँ, शाम और इसमें क्या इशू है भाई बताइए? फाइंड द लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन लाइन मालूम करनी है टू एस्टिमेट मार्केट शेयर फॉर ए गिवन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। जी, तो पहले तो ये बताइए कि आपने अगर मिसाल के तौर पे इसको एक्स ले लेते हैं आप और इसको आप वाई ले लेते हैं, तो आपको इक्वेशन कौन सी निकालनी है? एक्स वन वाई निकालनी है कि वाई वन एक्स निकालनी है? कह रही सही है, बना क्या है कि जिस मोल में बना है उसी मोल में ले जाइएगा, तो फिर ये कि उसको उसी को रख दीजिएगा। जी, कोई बता सकता है? जल्दी से बता दीजिए। सर एक्स वन वाई। देखो बेटा, जो चीज एस्टिमेट की जाती है ना, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑफ रिग्रेशन टू एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या कर रहा है? मार्केट शेयर। जो एस्टिमेट मार्केट शेयर कर रहा है उसी की इक्वेशन मालूम करनी है। यानी कि मार्केट शेयर क्या चीज है? मार्केट शेयर ये है, तो यानी एक्स पहले आएगा। जो एस्टिमेशन होती है, एस्टिमेशन पे होता है हेड, यानी कि एक्स ऑन वाई की बात कर रहा है फॉर ए गिवन एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब है कि वो एक्स ऑन वाई की बात कर रहा है। एक्स हेड इज इक्वल टू प्लस सी प्लस डी वाई, ये वाली बात कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है सबके?
जी सर, आ रही है। जी अब सर। हमें सी और डी का फार्मूला मालूम है, हम उसको पुट करके इक्वेशन निकाल लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर इक्वेशन आ गई एक्स हेड इज इक्वल टू सी की वैल्यू आ गई फॉर एग्जाम्पल 3 और प्लस डी की वैल्यू आ गई 2, तो ये हमारे पास आ गया मिसाल के तौर पे अगर आपने निकाल लिया। बाद में कह रहे हैं एस्टिमेट द मार्केट शेयर, यानी कि मार्केट शेयर को एस्टिमेट करना है, एक्स हेड की वैल्यू बतानी है व्हेन द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज दिस। तो हम ये क्या पुट करेंगे वाई को 3 लाख पुट करना है। सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, अब आ रही है आवाज? जी अब सर, अब आवाज जी आ रही सर, है? अब जी सर आ अब रही है। अच्छा, अब हमने y की वैल्यू पुट करनी है, कह रहा है एस्टिमेट द मार्केट शेयर व्हेन द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज दिस। तो हम क्या वैल्यू पुट करें y की? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर तो y है ना, y की वैल्यू क्या पुट करें? सर आई थिंक 3 लाख। आई थिंक 3 लाख। इस पे इस्तगफार पढ़नी चाहिए, आई थिंक 3 लाख पे। इधर देखो, हमने कहा था कि ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का यूनिट क्या है, ये इस यूनिट में मेजर हो रहा है। आपको एक दफा पहले भी बताया था, अगर ये इस यूनिट में मेजर हो रहा है तो ये कितने जीरो है? 1 2 3 4, तो 4 जीरो कट जाएंगे। एक से एक कटाइए, दूसरे से दूसरा कटा जीरो, और तीसरे से तीसरा जीरो कटा, और चौथे से चौथा जीरो कटा। तो लिहाजा 30। 30 पुट करना होगा। अगर यहाँ पे 3 जीरो होते तो हम 3 जीरो काट देते, बाकी 300 लिख देते। हैव यू गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा, आगे चले। ये तो टाइम सीरीज डेटा तो आपके सिलेबस में नहीं है, ये तो बहुत सवाल है पहले खत्म हो गया, ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी। जरूरत नहीं है इसको देखने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 100% श्योरिटी है कि ये नहीं है बिल्कुल भी आपके सिलेबस। जी, सर ये हमारे एक और पास सवाल है, देखते हैं क्वेश्चन। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट, कहिए कहिए, पास में बोलो रीजनिंग बेटा का जल्दी ऑप्शन से बोल दो। रीजनिंग का तो आपने कहा था कि आप ऑनलाइन क्लास में उस रीजनिंग का जो हमें ना वो बता देंगे, तो वो अभी नहीं देखा है हमने। तो आपने कहा पूछा, जो पूछा तो मैं तो वही मैंने फाइलें अपलोड की हुई हैं जो आप लोगों ने पूछी हैं। इकरा रीजनिंग का तो क्वेश्चन सर को नहीं दिया था? मुझे जितने बाकी सबने दिए ना उतने मैंने सर को फॉरवर्ड कर दिए थे। मैंने तुम्हें अच्छा, जितने रीजनिंग मुझे का पूरी क्लास वालों ने निकाल के कोई दिए। बात नहीं, कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं। मैं हाजिर हूँ, मैं करवाऊंगा। मैं रीजनिंग लिख लूंगा पहले और मैं इसको अपलोड ठीक कर है सर। दूंगा, और मैं वॉइस रिकॉर्ड भी साथ साथ भेज दूंगा कि क्या है। नहीं तो क्लास रख लेंगे। टेस्ट द ठीक है। हाइपोथेसिस दैट द 30% ऑफ द ड्राइवर मेक द मिस्टेक एट द, ये टेस्टिंग का सवाल है, लेकिन ये प्रोपोर्शन की टेस्टिंग है, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है। ये तो मैंने अभी सिलेबस देखा है, ये प्रोपोर्शन की टेस्टिंग आपके सिलेबस में नहीं है। सो दिस इज ऑल सर अबाउट दिस। लेकिन प्रोपोर्शन की बार बार रिपीट हो रही है, मतलब दूसरी। बेटा प्रोपोर्शन की वो ना, वो प्रोपोर्शन का इंटरवल था, ये प्रोपोर्शन की टेस्टिंग है। तो ये आप पेपर देख रहे हैं ना बेटा, ये पहले जमाने में जो उस टाइम था वो पेपर, ये कब का आई? ये 2016 का पेपर है, आपका सिलेबस रिवाइज हो गया है। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि ये तो प्रोपोर्शन बिल्कुल भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये है कि आज यहीं तक रखते हैं, और ईशा की नमाज का वक्त हो रहा है। सही है। अब ये कि बाकी जो क्वेश्चन हैं, जो एक दो चीजें मैंने कही हैं, वो मैं वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ। और बाकी और भी अगर कोई चीजें हैं तो कोई इशू नहीं है, आप सीआर को व्हाट्सएप कर दीजिए, सीआर मुझे व्हाट्सएप कर देगा, और मैं एक एक करके उसका आंसर रिप्लाई में अब सॉल्व भी करूंगा, पिक्चर पे पिक्चर भी दूंगा, और साथ में वॉइस रिकॉर्ड भी भेज दूंगा इंशाल्लाह। तो ये कि इंशाल्लाह छोटी छोटी चीजें एक एक करके मैं इंशाल्लाह रीजन भी इंशाल्लाह देख लेता हूँ। और हो सकता है कि मैंने सारी जो सीआर ने क्वेश्चन पूछे हैं अपलोड ना किए हूँ, तो जो रह गए तो वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे। मैं इसकी वॉइस रिकॉर्ड भेजता रहूंगा। इज इट क्लियर? ठीक है सर, कोई मसला नहीं। थैंक ठीक है यू। सर। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू। नो सर, चलो, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ आपसे अभी। सही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और भी कोई चीज हो, कोई इशू नहीं, विदाउट एनी हेजिटेशन, जो भी क्वेश्चन हो आप उसकी पिक्चर लेके सीआर को व्हाट्सएप कर दीजिए, सीआर मुझे व्हाट्सएप कर देगा, और फिर मैं इंशाल्लाह उसको सेंड कर दूंगा ग्रुप के ऊपर या सीआर के पास वापस। सही है जी? ठीक है सर। ठीक है सर। सही है। परेशान मत हो, पैनिक में ना आए। सही, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।